हो सकती है। आइडियली हमारे गट में डाइवर्सिटी ऑफ गट माइक्रोबायोम होना बहुत जरूरी है, जिससे हम डिफरेंट टाइप का खाना हजम कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। पाचन तंत्र की देखभाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमारी बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए भी ये आजकल जरूरी माना जाने लगा है। मित्रों, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियों का कारण होता है और एक उम्र का बढ़ना भी इस इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। आजकल काफी कुछ खोज इस बात पर चल रही है कि हम हमारे एजिंग को रिवर्स किस तरीके से कर सकते हैं, और एक नया टर्म कॉइन किया गया है जिस टर्म का नाम इन्फ्लेमेजिंग है, जो इन्फ्लेमेशन के साथ एजिंग को रिलेट करके और उसके ऊपर रिसर्च करने वालों ने कॉइन किया है। और आगे के टॉपिक्स में हम इस एजिंग को रिवर्स करने के बारे में भी काफ़ी बात करेंगे, मगर अभी हम अपने मेन टॉपिक जो माइक्रोबायोम का है उस पर हम चलते हैं कि किस तरीके से बहुत सी बीमारियों जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का कारण हमारे गट के बैक्टीरिया हो सकते हैं। कई लोगों को लीकी गट और अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या होती है। खोज में यह पाया गया कि वे एक्करमैंसिया म्यूनिसिफिला नामक माइक्रोबायोम या बैक्टीरिया की कमी के कारण हो सकता है। यह बैक्टीरिया हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में, उसको हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर इन बैक्टीरिया की हमारे गट में कमी होगी तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को जगह जगह से नुकसान पहुंच सकता है और उस नुकसान के कारण हमारी जो गट लाइनिंग है उसमें छेद हो सकते हैं और लीकी गट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे कई हानिकारक पदार्थ हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। इसलिए हमें गट माइक्रोबायोम टेस्ट अगर हम करवाते हैं तो हमें यह पता लग जाएगा कि हमें इस एएम बैक्टीरिया, जिसको मैं शॉर्ट में एएम कह रहा हूं, उसकी संख्या में कहीं कमी तो नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें हो सकती है गट बैक्टीरिया की कमी या हानिकारक बैक्टीरिया की अधिकता के कारण। अगर हम इस एएम बैक्टीरिया की संख्या में इजाफा करना चाहते हैं तो एक इन्युलिन नामक पदार्थ होता है जो चिकोरी रूट में के एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है और इसके सप्लीमेंट्स भी बाजार में उपलब्ध हैं। तो उसका सेवन करने से हम इस एएम बैक्टीरिया की संख्या में इजाफा कर सकते हैं ताकि हमें लीकी गट अथवा अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि की समस्या का आगे चलकर सामना नहीं करना पड़े। इसी के साथ कुछ बीमारियों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे एक अल्जाइमर्स डिजीज होती है जो न्यूरो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, उसका मेन कारण एस्चेरिचिया व शिगेला नाम के बैक्टीरिया की अधिकता होती है और इसके साथ में
ई रेक्टिल नामक बैक्टीरिया की कमी होती है, जिससे हमें अल्जाइमर्स डिजीज, जो हमारी मेमोरी पावर को कम कर देती है, उसका हमारे शरीर में प्रभाव हो सकता है। इसके साथ ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पेट एनिमल्स में और खास तौर से कैट्स में, उनके गट में अधिकता में पाया जाता है। उसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। मैं उसको टी गोंडाई के नाम से बोलूंगा। और उसकी वजह से अगर वो इंसान के गट में पहुंच जाता है तो वह इतना शैतानी भरा बैक्टीरिया है कि वह धीरे धीरे अपने प्रयत्न करके इंसान के ब्रेन में पहुंच जाता है और वहां पर उस इंसान को सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी का शिकार बना देता है। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रकोप आजकल ज्यादा देखने को मिलता है। इस पार्किंसंस में यह पाया गया है कि जिन लोगों को पार्किंसंस होती है उनके डोपामिन लेवल की कमी होती है। और ये डोपामिन लेवल की जो कमी होती है वो इस वजह से होती है कि एक ग्लूटामेट नामक केमिकल कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं और ये ग्लूटामेट जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन्स हैं उनको किल कर देता है। अब आप सोच के देखिए मित्रों, अगर हमारे शरीर में ग्लूटामेट बन रहा है तो ये कहां से आता है? एक्चुअली ग्लूटामेट एक ग्लूटामिन नामक केमिकल जो अधिकतर रेस्टोरेंट्स में फ्लेवर बढ़ाने में काम में लिया जाता है उसमें होता है। और खास तौर से हमारे जो फूड सेफ्टी के नियम हैं उनमें इस ग्लूटामिन का वर्णन लेबल्स में करना जरूरी नहीं माना जाता है, जिसके कारण इसका हमें पता भी नहीं चलता है कि ये एडिटिव हमारे रेस्टोरेंट में या हमारे खाने में यूज हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जैसे एस्पार्टम, जो डाइट पेप्सी, डाइट कोक में काफी मात्रा में यूज होता है और इनसे भी एक हार्मफुल केमिकल बनता है जो ग्लूटामिन का रूप लेता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में कुछ गट माइक्रोबायोम का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा हमारी जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं उनके पीछे भी अगर हम डिटेल में जाएं तो हमें पता लगेगा कि ये गट माइक्रोबायोम का कितना बड़ा रोल इनके पीछे है। ऑटोइम्यून डिजीजेज में खास तौर से मैं बात करूंगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम आगे जब भी बात करेंगे तो हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मित्रों, सबसे बड़ी चीज जो गट माइक्रोबायोम हमारे मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन,
इंसोम्निया, स्किन डिजीजेस आदि में जो रोल प्ले करते हैं वह भी एक बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए इसके बारे में हम अलग से अगर चर्चा करेंगे तो आप लोगों को उसकी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हमें इसके लिए हमारी डाइट उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और डाइट में हमें फाइबर की अधिकता वाले खाने यूज करने पड़ेंगे, वो जैसे प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स वाले खाने जिनमें हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए भोजन हो, और इसके साथ ही कई ऐसे भोजन होते हैं जिनमें लाभदायक बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में होते हैं, उनका सेवन करना, फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करना, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना, प्रोसेस्ड फूड्स से बचना, हाई शुगर यूज करना, स्पाइसी और ऑयली फूड्स को काम में लेना इत्यादि से हमें दूर रहना पड़ेगा। और जो चीज़ें हम अच्छे से कर सकते हैं, जो हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छी हैं, वो मैं पहले के वीडियोज में भी आपको जिक्र कर चुका हूं, और आने वाले समय में हम इसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि जब भी गट माइक्रोबायोम की बात आएगी तो हमारे खाने पर बात अवश्य उठेगी, और इसलिए हम अपने खाने से और अपनी आदतों में सुधार करने से, जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल का हमें बिल्कुल जो है अगर हम छोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारी हैं। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके गट माइक्रोबायोम आपकी हेल्थ में बहुत बड़े साझेदार हैं, और इन साझेदारों को जो आपके शरीर में निवास करते हैं उनके भोजन का अच्छी आदतें अपनाकर ध्यान रखिए, जिससे उनकी अच्छे माइक्रोबायोम की संख्या बढ़ती रहे और खराब माइक्रोबायोम हमारे गट में से कम होते जाएं, ताकि हमारा ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।